हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम इस लेक्चर में बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक अगर हमारे समझ में आ जाएगा ढंग से तो आगे के टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के जो कम से कम 5 लेक्चर सॉल्यूशन के आ चुके हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में इस चीज को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। आज हमें छोटे छोटे टॉपिक साम्य वाष्प दाब, क्वथनांक और स्थिर क्वथी, इन 3 टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे कि साम्य वाष्प दाब क्या है, क्वथनांक क्या होता है और स्थिर क्वथी क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साम्य वाष्प दाब। तो देखते हैं कि साम्य वाष्प दाब है क्या। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक फिगर के माध्यम से पहले क्लियर करूं, उसके बाद फिर लैंग्वेज को देखते हैं कि आखिर लैंग्वेज क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। सबसे पहली चीज कि एक पॉट लेते हैं हम, एक बर्तन, और इस बर्तन को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये बर्तन बिल्कुल बंद है, इसमें द्रव भरा हुआ है और द्रव कितना भरा हुआ है, आंशिक। पूरे बर्तन में द्रव नहीं भरा हुआ है। डिफिनेशन देख लें आप एक बार थोड़ा सा। एक निर्वातित पात्र में, निर्वातित पात्र का मतलब कि उसमें कोई हवा ना हो, में द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है, यानी कि इस बर्तन में द्रव को कंप्लीट नहीं भरा जाता, आंशिक यानी कि कुछ खाली रखा जाता है। तब द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर शेष पात्र के आयतन को भर देता है। तब होगा क्या कि इसके जो कुछ द्रव के कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो वाष्पित हो जाएंगे। क्या होंगे? वाष्पित हो जाएंगे, और वाष्पित होकर के जो बर्तन का खाली स्थान है, खाली आयतन है, उसको क्या कर देंगे, भर देंगे। फिर यह वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालता है। अब चूंकि यह वाष्प इस बर्तन से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो भाप जो होता है, आप कुकर प्रेशर में देखें सीटी क्यों बजती है, क्योंकि प्रेशर की वजह से। आप इंजन को भी भाप के इंजन का नाम सुने होंगे, वो भी चलते हुए सुने होंगे, अगर देखे नहीं होंगे। क्यों चलता है? क्योंकि प्रेशर क्या करता है, उसमें मोशन पैदा कर देता है। तो इसमें जो ये वाष्प है, ये इसकी सतह पर पहले ऊपर दाब डालेंगे, तो यहां से जब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे तो कहां, द्रव की सतह पर दाब डालना शुरू कर देंगे, फिर से नीचे की ओर। ये फिर से नीचे की ओर दाब डालना शुरू कर देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यह वाष्पित होना बंद हो जाएंगे, इनका वाष्पन रुक जाएगा। फिर क्या होगा कि जब वाष्पन रुक जाएगा तो ये जो दाब डाल रहे हैं, ये दाब भी क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। अच्छे से समझ रहे हैं ना, कि जब एक समय ऐसा आएगा जहां द्रव का वाष्पन रुक जाएगा, और जब वाष्पन रुक जाएगा तो द्रव जो यानी कि वाष्पित हो रहे थे उस पर जो दाब लग रहा था, वह दाब भी क्या हो जाएगा, वो दाब भी स्थिर हो जाएगा कुछ समय पश्चात। तथा द्रव प्रावस्था एवं वाष्प प्रावस्था के मध्य साम्यावस्था आ जाएगी। अब ये क्या है, द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था, इसको समझें। द्रव प्रावस्था का मतलब कि द्रव की जो अवस्था है ये वाष्पित होना बंद कर देगी, और जो वाष्प प्रावस्था है वो इस पर और अधिक दाब डालना बंद कर देगी। समझ गए बात को ना,
कि पहले तो ये वाष्पित हो रहे थे, तो जितना ये वाष्पित हो रहा था उतने ऊपर से ये दाब डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो बाहर निकलेंगे नहीं तो दाब अंदर ही डालेंगे। भाई प्रेशर कुकर में जो हमारी दाल है या सब्जी है, ये जल्दी क्यों पक जाते हैं? इसका कारण ये होता है कि उसमें से भाप बाहर को निकल नहीं पाती और अंदर ही दाब डालती है, और दाब की वजह से हमारी दाल या सब्जी या चावल बहुत जल्दी और आसानी से पक जाते हैं। तो ये वाष्प जब निकल नहीं पाएंगे तो दाब डालेंगे, और दाब डालेंगे तो एक टाइम मैंने बताया आपको कि इनका वाष्पन भी रुक जाएगा, ये वाष्पित होना भी बंद हो जाएंगे। तो ये जो दाब डालते थे, इनका दाब डालना भी और अधिक नहीं हो पाएगा, उतने का उतना ही बना रहेगा। तो दाब डालना भी स्थिर हो गया, वाष्पित होना भी रुक गया। तो इस कंडीशन में जो अवस्था दिखाई देती है, उस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। उस अवस्था को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। फिर से आप समझें कि जब द्रव वाष्पित होना बंद हो जाएगा, तो जो वाष्प इस द्रव का बना है, वो इस द्रव पर जो दाब डाल रहा था, वो और अधिक दाब डालना क्या कर देगा? बंद कर देगा। यानी कि जितना दाब वो डाल रहा था उतने पर रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तब साम्य अवस्था आ जाएगी, यानी कि एक बैलेंस बन गया, ना वो वाष्पित हो रहा है ना वो और अधिक वाष्प डाल रहा है। जहां पर था उतने दाब उस पर बरकरार या कायम बना हुआ है। इस अवस्था में वाष्प दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है। अब इस अवस्था में यह वाष्प जो दाब इस पर जितना डाल रहा है, वही उसका क्या है? साम्य वाष्प दाब है। यानी कि गैस जो वाष्पित हो चुकी है, वो जो दाब डाल रही है वो स्थिर हो गई, वाष्पित होना भी स्थिर हो गया। उस दौरान जितना दाब इसका है वाष्प का, साम्य अवस्था के दौरान, साम्य अवस्था समझ गए ना, जब वाष्पित होना बंद हो जाए और यानी कि वाष्प का दाब डालना भी स्थिर हो जाए, उस अवस्था में वाष्प जो दाब द्रव पर डाले हुए है पहले से, जहां स्थिर है, तो वो वाष्प दाब ही साम्य वाष्प दाब कहलाएगा। अच्छे से इसको समझ लीजिए, ना समझ में आएगा वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा कि साम्य वाष्प दाब क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। साम्य वाष्प दाब हो गया, अब बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक है क्या? पहली बात आप समझे, क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट आप कहते हो, अर्थात वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या हो? उबलता हो। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलता हो क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाएगा। तो अब इसको परिभाषित कैसे करें, आइए देखते हैं। लिख दिया जाए, यहां अगर विलयन से पढ़ रहे हैं तो विलयन से ही लिख दिया जाए डिफिनेशन को, कि किसी यानी कि किसी विलयन का वह ताप जिस ताप पर वह विलयन उबलता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, ज्यादा इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो उबल जाए, वो क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? किसी भी चीज को अगर हम उबालते हैं तो देखें, सबसे पहले वो वाष्पित होगा, पहले भाप बनेगा, और भाप बनने के बाद में वो उबलना शुरू होगा। ये कैसी कंडीशन है और किस कंडीशन के अंतर्गत आती है, तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज कि जो वाष्प दाब होता है, भाई कोई भी चीज वाष्पित होगी तो भाप बनाएगी, और भाप बना करके दाब डालेगी कहीं पर, तो वही दाब क्या है? वाष्प दाब है। तो उबलने की एक कंडीशन और है, क्या? कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब वो बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और जब कोई भी या किसी भी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि वायुमंडलीय दाब इक्वल टू वेपर प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर, तो होगा क्या कि आपकी वस्तु या पदार्थ या विलयन क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा, बराबर उबलना। ऐसे अब बहुत सिंपल समझ ले, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाएंगे तो आपके पदार्थ या मटेरियल या सॉल्यूशन जो भी है वह उबलना शुरू कर देंगे। समझ गए ना कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को दो तरीके से डिफाइन किया हमने कि वो ताप जिस पर कोई विलयन या कोई पदार्थ क्या हो, उबलता हो, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या है कि कब वस्तु क्वथन करेगी, क्वथन का मतलब उबलेगी, तो जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब हमारी वस्तु उबलेगी। ठीक है, वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब का क्या कंडीशन है थोड़ा सा देख लें। जैसे मान लीजिए कि आप वाटर को ले लें, तो वाटर का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस 100 डिग्री का मतलब क्या है कि ये 100 डिग्री वो टेम्परेचर है कि जितने पर इसका H2O का वाष्प, यानी कि भाई जब H2O को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, इसको जब हम गर्म करेंगे किसी के द्वारा, तो होगा क्या कि ये भाप बनेगा, और भाप बनते बनते जब टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाएगा, तब इसका भाप का जो दाब होगा, यानी कि इसके वाष्प का जो दाब होगा, वो हमारे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और फिर ये पानी भाप ना बन करके क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। ये पानी भाप नहीं बनेगा, फिर क्या करेगा, उबलने लगेगा। तो इसको बस इतना आप समझिए कि वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब अगर दोनों बराबर हो गए तो हमारा विलयन है या कोई भी पदार्थ है वो उबलना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अब टॉपिक अगला देखते हैं हम, स्थिर क्वाथी। तो अब देखते हैं स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी होते क्या है? तो स्थिर क्वाथी ये इस तरह के एक पैमाना है कि जहां पर कुछ यानी कि जो विलयन है जिनको हम मिश्रण करके बनाते हैं, तो वो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। एक निश्चित ताप पर ही, यानी कि हम दो चीजों को ऐड कर दें, किसी का उबलने का जो ताप है ज्यादा है, किसी का कम है, लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला देंगे हम, तब वो दोनों एक ही ताप पर उबलेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद में तब फिर और इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या लिखा गया कि कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ऐड कर दें, मिला दें, तो वो स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जिनका द्रव तथा वाष्प दोनों प्रावस्थाओं में संगठन समान होता है, चाहे वो द्रव अवस्था में हो चाहे वाष्प अवस्था में हो। लेकिन अगर वो वाष्पित, सपोज दैट वो वाष्पित अगर होते हैं तो बिल्कुल समान संगठन में ही होंगे, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में ही वो वाष्पित होंगे और एक निश्चित मात्रा में ही वो द्रव में रहेंगे। ठीक है, ये स्थिर ताप पर उबलते हैं और ये एक अपने स्थिर और निश्चित ताप पर ही उबलते हैं। इन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन विधि क्या है? कक्षा 9 में आप इस चैप्टर को पढ़ करके आए हैं, आपको पढ़ाया गया होगा प्रभाजी आसवन। चलिए अभी मैं बताता भी हूं आपको। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये चीज जो लिखा गया कितना हद तक आपके समझ में आया, और अब क्या हम बताने वाले हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए ए और बी, ये दो द्रव हैं, एक ए है एक बी है। जब इनको हमने ऐड किया
तो ए वाला जो हमारा था, ए वाला, ये मान लीजिए अभी मैंने आपसे बात किया कि ये वाला मान लीजिए 50 डिग्री पर उबल रहा है और बी वाला हमारा 60 डिग्री पर उबल रहा है। अलग अलग ए जब अलग अलग उबाला जाता है ए को, तो वो 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बी 60 डिग्री पर उबलता है। लेकिन जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तब जो विलयन मिलता है ए बी का, वो विलयन हमारा 65 डिग्री पर उबलता है। ना तो 50 पर ना तो 60 पर, दोनों उबल रहे हैं एक साथ। कितने डिग्री पर? 65 डिग्री पर। या ऐसे भी हो सकता है कि ए और प्लस बी दो विलयन है, एक का 50 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। इनको हमने विलयन बना दिया तो ये 45 डिग्री पर उबलने लगेंगे। दो कंडीशन यहां है, आप ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन है। एक तो दोनों के ताप से ज्यादा के टेम्परेचर पर उबल रहा है और एक दोनों के ताप से नीचे वाले टेम्परेचर पर उबल रहा है। दोनों हो सकते हैं ना। तो इन दोनों की कंडीशन है यहां कि अब तो समझ गए होंगे आप थोड़ा सा कि स्थिर क्वाथी है क्या, कि ए और बी का क्वथनांक भाई अलग अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ना 50 ना 60, ये 65 पर उबलने लगते हैं। और दूसरे में देखें ये 50 और 60 पर ना उबल करके 45 पर उबलने लगते हैं। यानी कि जहां क्वथनांक घट जाता है यहां क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जहां क्वथनांक बढ़ जाता है उसको क्या कहेंगे, जहां क्वथनांक घट जाता है उसको क्या कहेंगे। तो आइए इसको समझ गए होंगे आप, इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं स्थिर क्वाथी कितने प्रकार का होता है। देखिए स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, यहां लिख दें। स्थिर क्वाथी कुल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला नंबर अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी और दूसरा न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। तो अब देखिए सबसे पहली चीज अभी मैं आपको बता चुका था पहले ही कि एक तो ज्यादा डिग्री पर उबलता था और एक कम पर। तो जो ज्यादा पर उबलता था वो अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी और जो कम पर उबलता था वो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। यहां एक उदाहरण हम आपको दे दें थोड़ा सा और समझा दें एक पॉइंट को, उसके बाद चर्चा करें कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहली चीज आप समझें, जैसे ये एक लेयर जो हम बना रहे हैं ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, ये वायुमंडलीय दाब है। अब कोई भी पदार्थ हम ले रहे हैं, मान लीजिए ए यहां पर है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि कोई चीज कब उबलेगी, जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो इसका लेवल यहां है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको वाष्पित होने के लिए मान लीजिए कि 100 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है। और एक कोई है यहां है, यानी कि वायुमंडलीय दाब के और थोड़ा सा करीब, तो ये इसको इतने टेम्परेचर देना पड़ता है। सपोज दैट मान लीजिए ये 80 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को मिलाने पर एक अलग तरीके का सॉल्यूशन मिल रहा है हमको। तो आप देखें इसका जो ग्राफ है इससे नीचे है, ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है और ये इसका लेवल यहां है। तो अगर इसको हम देखें तो इसको उबलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है। जिसको ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा उसका वाष्प दाब कम होगा और जिसको कम टेम्परेचर दिया जाएगा उसका वाष्प दाब
ज्यादा होगा, ये समझिए। तो यहां वाष्प दाब क्या है, कम है, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। 100 दे रहे थे हम यहां, तो आप थोड़ा सा और नीचे जाएं तो आप देखेंगे कि यहां लगभग आपको 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ रहा है विलयन को उबालने के लिए। तो अब ये 100 था, ये 80 था, लेकिन ये 130 हो गया। तो दोनों को मिलाकर के ये कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ ना, तो ज्यादा हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको यहां कि जब मैं आपको राउल्ट का नियम पढ़ा रहा था, वहां अनादर्श विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन आपको बताया गया था। तो अब आप हमें बताइए कि वाष्प दाब जिसमें कम हो जाता है, भाई जहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वाष्प दाब वहां कम रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर यहां ज्यादा है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब कम हो रहा है। तो राउल्ट के नियम से जो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़ा गया था, उसमें किसका वाष्प दाब कम आ रहा था, धनात्मक का या ऋणात्मक का? किसका? ऋणात्मक का। आई बात समझ में ना? तो यानी कि क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन है। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिकतम ऋणात्मक विचलन दर्शाते हो, यानी कि जिसमें वाष्प दाब कम हो जाता था, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। ठीक है, ये था जनरल एग्जांपल। अब आपको आपके केमिस्ट्री से एग्जांपल को देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं HNO3, किसमें लेंगे, वेट में लेंगे हम। ठीक है, HNO3 को हम लेते हैं कितना, 68%, 68%। और वाटर को लेते हैं 32%। ये सब वेट में रहेंगे, यानी कि जैसे 100 ग्राम का विलयन अगर बना रहे हैं तो 68 ग्राम HNO3 और 32 ग्राम H2O के मॉलिक्यूल मिलाकर के लेंगे, हम वेट में लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो यहां मैं एक टॉपिक थोड़ा सा डाल दूं कि क्वथनांक जो है कितना है। तो HNO3 को अगर हम देखें तो ये हमारा उबलता है 86 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 86 डिग्री सेल्सियस पर। और जो H2O है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। समझ के बात को ना? अब क्या करते हैं हम, यदि इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद इन दोनों विलयन को, यानी कि जब मिला देते हैं, ये जब विलयन बन जाता है, तो जो ये सॉल्यूशन है हमारा विलयन, इसको अगर आप देखेंगे तो ये 120 डिग्री पर उबलेगा। कितने पर? 120 डिग्री पर। ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं, आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुकों में एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो समझ गए बात को ना, कि ना तो ये 86 डिग्री सेल्सियस HNO3 के टेम्परेचर पर उबलता है, ना तो ये वाटर के टेम्परेचर पर उबलता है। कहीं ना कहीं ये इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा के टेम्परेचर पर उबलता है। ना तो 100 न 86, कितना, 120 डिग्री टेम्परेचर पर ये उबलता है। तो अब आप बताएं कि क्वथनांक इसका अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है? बताइए जल्दी, तो बोलिए भाई, कितना हो रहा? अधिक हो रहा है। ठीक है, अधिक तो कौन सा स्थिर क्वाथी कहलाएगा? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। क्यों? क्योंकि दोनों अब 120 डिग्री पर उबल रहे हैं। इस सॉल्यूशन में जो पानी है, वाटर है, वो न 100 पे उबल रहा है, HNO3 है वो न 86 पे उबल रहा है। अब दोनों उबल रहे हैं एक साथ, एक ही टेम्परेचर पर, स्थिर टेम्परेचर पर, और वो कौन है? 120
जो कि इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए इस तरीके के सॉल्यूशन के क्वथनांक को हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक, राइट। अब बात करते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी की। तो जस्ट इसका उल्टा होगा, इसको क्या करते हैं, इसी का उल्टा डिफिनेशन यहां हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिकतम धनात्मक विचलन दर्शाते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। यानी कि राउल्ट के नियम से धनात्मक, धनात्मक मीन्स कि उनका वाष्प दाब क्या होता था, बढ़ जाता था, उनका वाष्प दाब बढ़ जाता था। एग्जाम्पल देखें फिर क्लियर होगा। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर, ठीक है, जल। एथिल अल्कोहल को हम कितना ले रहे हैं, इसको 95% लिया जा रहा है। ये कंपोजिशन है, आपको इससे कम ज्यादा करेंगे तो ये पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर वाटर को हम लेंगे 5%। अगर देखें आप तो जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल जो उबलता है उसका टेम्परेचर होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस और H2O का 100 डिग्री सेल्सियस। समझ लीजिए फिर बात को आप कि हम 95% में अल्कोहल ले रहे हैं और 5% H2O ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे हमने यहां दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन बना दिया, वैसे यहां दोनों को ऐड करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन हमारा जो उबलेगा, प्रैक्टिकली जो इसका ऑब्जर्वेशन है वो है 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसका 78.5 डिग्री, इसका 100 डिग्री और ये 78 डिग्री, तो अब आप हमें बताएं कि इनका क्वथनांक जो है घट रहा है या बढ़ रहा है। इन दोनों से इसका क्वथनांक क्या है, कम है, न्यून है, क्या है, न्यून है, मिनिमम है, ठीक है। इसलिए इस तरीके के सॉल्यूशन को हम न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं, ठीक। अब चलो मैं आपको इन दोनों को थोड़ा सा एक और मेथड से बताता हूं जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, फिर उसी बेस से आपको बता रहे हैं। जैसे ये आप देखें, ये वायुमंडलीय दाब है हमारा ATM, ठीक है। अब HNO3 और H2O, तो H2O का लेवल यहां है, ये है H2O। इसको उबलने के लिए, यानी कि जब तक इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा तब तक नहीं उबलेगा। इसको कितना जोर लगाना पड़ता है, 100 डिग्री का। और वहीं HNO3 को कितना लगाना पड़ता है, 86 डिग्री सेल्सियस का HNO3 को। अब लेकिन जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन को यानी कि
कितना लगाना पड़ रहा है जोर, आप देखें कितना 120, यानी कि वाटर से भी नीचे, वाटर से भी नीचे सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो लगाना पड़ रहा है, तब वो जा करके वाष्प दाब उसका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पा रहा है और उबल रहा है। तो यहां टेम्परेचर दोनों की अपेक्षा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब 120 पर HNO3 और H2O दोनों उबल रहे हैं। यहां अगर आप देखें तो यहां ये वायुमंडलीय दाब है, यहां वाटर है, और इसको यहां से यहां तक उबलने में 100 डिग्री लगता है, और जो अल्कोहल है इसको 78.5 डिग्री लग रहा है C2H5OH को। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, उस सॉल्यूशन कहीं ना कहीं अल्कोहल से और कम ताप पर ही उबल रहा है। ये 78.5 है और ये 78 पर ही है। तो अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ताप ज्यादा लग रहा है तो वाष्प दाब कम है, इसका मतलब कि ऋणात्मक विचलन है। ताप कम लग रहा है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब ज्यादा है, थोड़े से ताप पर ही ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो आप इतना सा याद रखिएगा, ऋणात्मक विचलन है राउल्ट के नियम से तो अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी, धनात्मक विचलन है तो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी। अब यहां मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रभाजी आसवन क्या है, ये भी थोड़ा सा आप देख लें। प्रभाजी आसवन एक ऐसी विधि है कि जैसे एक बर्तन है, इस बर्तन में इसको बंद कर दिया गया है और इसमें विलयन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें दो तरीके के विलयन हैं, इसमें दो तरीके के विलयन, क्या आप एक विलय एक विलायक मान लें, ये पूरा का पूरा विलयन है, दो तरीके के हैं। ये आपको दोनों कलर से हमने दर्शा दिया, एक रेड और एक ब्लू। अब जो बताने वाली बात वो ये है कि एक यहां बर्तन हम रख देते हैं और यहां से एक पाइप लगा करके और इसमें डाल दें। ये आप पढ़ेंगे कंडेंसर लगा हुआ रहता है, संघनित्र जिसको कहते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें दो चीजें, एक तो 32 डिग्री यानी कि एक तो 100 डिग्री पर उबलने वाला है, एक 86 डिग्री पर उबलने वाला है। और अगर इनका परसेंटेज कम और ज्यादा है, इतना है तब तो ये एक ही टेम्परेचर पर उबलेंगे, लेकिन अगर इनका परसेंटेज कम और ज्यादा है तो यहां पर अगर हम टेम्परेचर मान लीजिए, यहां टेम्परेचर अगर हम 86 डिग्री कर दें, यहां टेम्परेचर अगर हम 86 डिग्री कर दें और ये इस अनुपात में ना होकर के और अनुपात में रहे, तो क्या होगा कि हमारा ये HNO3 इसमें उबलने लगेगा और वो उबल करके भाप बन करके यहां गिरता रह जाएगा और पानी पानी यहां बच जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब तक 86 से ज्यादा हम करेंगे नहीं तब तक पानी नहीं उबलेगा और पानी बचा रह जाएगा और यहां पर HNO3 निकल जाएगा। इस विधि को कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। आप शराब बनाते हुए देखे होंगे या सुने होंगे, शराब इसी विधि से लगभग बनाई जाती है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और जिस तरीके का ये वीडियो आपको लगा होगा, पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा तो जरूर बताइएगा, लेकिन हाँ अगर पसंद आया होगा तो रेगुलर क्लासों को पढ़ने के लिए, वीडियो को लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और आपके सुझाव आप अपने कमेंट्स में डालते रहें, उस पर हम गहन अध्ययन करेंगे, और हो सकेगा तो जो कुछ त्रुटियां हैं उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और उसको सुधार करेंगे। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।